कुछ साल पहले श्रीलंका ने अपने लोगों को फ्री पेट्रोल, सब्सिडाइज्ड ग्रोसरीज और बिजली सब्सिडीज दी और फिर 2022 में उनकी इकोनॉमी इस कदर बैठ गई कि लोग पार्लियामेंट में घुस गए। प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा। और ये सिर्फ श्रीलंका की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो अर्जेंटीना में दिखेगा, वेनेजुएला में और कई डेवलपिंग इकोनॉमीज में रिपीट हुआ है। आज हम समझेंगे कि इंडिया इस पैटर्न से कितनी सीख ले रहा है और ये डिस्कशंस सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस कन्वर्सेशन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। तो पहले हम दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से कॉन्टेक्स्ट बनाना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY। और इस योजना के अंदर 81.35 करोड़ नागरिकों को यानी कि इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी को 5 सालों तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अंत्योदय हाउस होल्ड्स को 35 kg पर फैमिली और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg पर पर्सन हर महीने। और ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक है। इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो 11.80 लाख करोड़ 5 सालों में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अकेले इस योजना के लिए 2.03 लाख करोड़ बजट में रखा गया। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट और RBI दोनों एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं कि फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली मल नरिशमेंट और पॉवर्टी से लिंक्ड, तो ये एक मेरिट गुड है। लेकिन जब हम स्टेट लेवल स्कीम्स की बात करते हैं दोस्तों तो लैंडस्केप काफी अलग है और स्ट्रक्चरली कंसर्निंग बन जाता है। दोस्तों, पॉलिसी रिसर्च स्टडीज यानी कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अक्टूबर 2025 के स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट के मुताबिक 12 स्टेट्स वुमेन कैश ट्रांसफर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिनका कंबाइंड एनुअल स्पेंडिंग 1,68,040 करोड़ है, इंडिया के GDP का 0.5% सिर्फ इस एक कैटेगरी पर। और ये सिर्फ एक कैटेगरी का एक साल का फिगर है। चलो कुछ की स्टेट्स डेटा की बात करते हैं यहाँ और शुरू करते हैं दोस्तों तमिलनाडु से। तमिलनाडु में DMK गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 बजट में कलिगनार मंगलीर उरिमई स्कीम्स के लिए 13,807 करोड़ एलोकेट की। 1.15 करोड़ महिलाओं को 1,000 पर मंथ और वुमेन के लिए फ्री बस ट्रेवल पर 3600 करोड़ अलग से। 2026 इलेक्शन से पहले फ्री लैपटॉप्स का ऐलान भी हुआ 20 लाख स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट का दोस्तों आउटस्टैंडिंग डेट यानी कि उधार है मार्च 2026 तक 9.29 लाख करोड़, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 26% से ज्यादा है दोस्तों। वहीं महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी लेड महायुति अलायंस की लड़की बहन योजना ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 46,000 करोड़ का एनुअल बर्डन यानी कि भार क्रिएट किया है और बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये 2025-26 में 46,000 करोड़ से 36,000 करोड़ पर लाया गया है। स्टेट का कुल डेट यानी कि उधार एक डेकेड में नियरली 3 गुना हो गया है और आज ये 9 लाख करोड़ के करीब है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग में ये भी नोट किया कि महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लेबरर्स की शॉर्टेज हो रही है और किसान काम के लिए लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अच्छा, कर्नाटका में दोस्तों कांग्रेस ने 5 गारंटीज दी हैं। कैश ट्रांसफर, फ्री 200 यूनिट बिजली, 10 kg राइस, फ्री बस और यूथ स्टाइपेंड मिला के 60,000 करोड़ पर ईयर से ज्यादा का फिजिकल बर्डन यानी कि वित्तीय भार बना देती है। स्टेट का दोस्तों फिजिकल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा डबल होकर 1,22,500 करोड़ पहुंच गया है। स्टेट के डेप्यूटी CM ने पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कहा कि MLAs के पास कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट के लिए फंड्स ट्रांसफर करने का कोई स्कोप नहीं बचा है। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपए पर मंथ देती है और ये 18,750 करोड़ एनुअली है। दोस्तों, पंजाब की सिचुएशन स्ट्रक्चरली सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ने पंजाब को 18 मेजर स्टेट्स में लास्ट रैंक दिया है। स्टेट का डेट यानी कि उधार 2.63 लाख करोड़ है जिसका GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो 46% है। FRBM दोस्तों यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वो सिर्फ 20% है। टैक्स रेवेन्यू का 45.5% सिर्फ फ्री बीज में जाता है दोस्तों। पंजाब जो कभी इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट था आज 19वें पोजीशन पर है।
अगर आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश अपने रेवेन्यू का 14.1% फ्री बीज पर खर्च करता है, जो आरबीआई के रेड फ्लैग थ्रेशोल्ड से ऊपर है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अक्टूबर 2024 में पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि सुपर 6 इलेक्शन प्रॉमिसेस इंप्लीमेंट करना स्टेट की प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन में फिजिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे स्कीम्स हैं जिनकी वजह से इन स्टेट्स का डेट टू जीएसडीपी रेशियो एफआरबीएम लिमिट से काफी ऊपर जा चुका है। फ्री बीज भारत में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आरबीआई की स्टेट फाइनेंसिस रिपोर्ट में क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है कि पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये 10 स्टेट्स मिलके इंडिया के टोटल स्टेट एक्सपेंडिचर का आधा खर्च करते हैं। इनमें से 8 स्टेट्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स के 10% से ज्यादा है। मतलब डेट रिपेमेंट ही दोस्तों, उधार चुकाना ही एक मेजर एक्सपेंस बन चुका है। एज ऑफ मार्च 2023 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की मिला के अगर हम टोटल डेट देखें तो वो है 231.7 लाख करोड़, जो कि दोस्तों जीडीपी का 85.1% है। एफआरबीएम एक्ट की रिकमेंडेशन ये है कि स्टेट्स का डेट जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मार्च 2025 तक सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा ही इस टारगेट के अंदर हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू ये है दोस्तों कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही फ्रीबीज पर खर्च हो जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कटौती का शिकार होते हैं। और ये एक जनरेशनल ट्रेड ऑफ है, जब आज की वोट के लिए कल के डेवलपमेंट को स्टेक पे रख दिया जाता है। दूसरा इशू ये है कि इन स्कीम्स की कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती। जो गवर्नमेंट भी सत्ता में आती है, ये स्कीम्स पॉलिटिकली बंद करना उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक स्ट्रक्चरल फिस्कल ट्रैप है जो हर नई गवर्नमेंट इनहेरिट करती है। दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मई 2026 में ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन के बाद ग्लोबल ब्रेंट क्रूड फरवरी 2026 के $72.87 से बढ़कर $105 से ऊपर जा चुका है। इंडिया के लगभग 40% क्रूड इसी स्ट्रेट से गुजरता था। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का क्रूड इंपोर्ट बिल दोस्तों $150 बिलियन था। एनालिस्ट के मुताबिक ये आगे 170 से $200 बिलियन तक जा सकता है। गोल्ड इंपोर्ट्स भी $72 बिलियन था। ग्लोबली चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सिटीजन से अपील की है कि नॉन एसेंशियल्स फॉरेन ट्रेवल, गवर्नमेंट परचेजेस और फ्यूल कंजम्पशन टेम्पररी रिड्यूस करें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रोज 1600 करोड़ रुपए का नुकसान अब्सॉर्ब कर रही हैं दोस्तों, पंप प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए। और ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है क्योंकि एक्सटर्नल शॉक्स के वक्त फिजिकल बफर्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं श्रीलंका का। 2022 में यहाँ पर मैसिव सब्सिडीज और फ्रीबी पॉलिटिक्स ने कोई प्रोडक्टिव फिजिकल बफर नहीं छोड़ा। जब एक्सटर्नल शॉक आया तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, और ये एक डॉक्यूमेंटेड रीसेंट केस स्टडी है। वहीं दूसरी तरफ देखें चाइना का मॉडल दोस्तों, ये डिफरेंटली डिजाइंड है। वेलफेयर पर इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर इक्वली मैसिव इन्वेस्टमेंट भी है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के साथ टारगेटेड वेलफेयर, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। वहीं एक और एग्जांपल ले नॉर्डिक कंट्रीज में। हाई वेलफेयर है, लेकिन जीडीपी का 40 से 50% तक टैक्स कलेक्शन भी है, और वेलफेयर स्कीम्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करती, कैपेबिलिटी क्रिएट करती है। और इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी सिर्फ 17% है। इतने लिमिटेड फिजिकल स्पेस में हर रुपये का एलोकेशन एक सीरियस ट्रेड ऑफ है दोस्तों, ये डिस्कशन वेलफेयर को रिजेक्ट नहीं करती। गरीब आदमी को फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, महिलाओं को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए, और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। लेकिन डिबेट ये है कि कौन सी स्कीम्स जेन्युइनली प्रोडक्टिव है और कौन सी इलेक्टोरल कैलेंडर के साथ अलाइन होती है। आरबीआई, नीति आयोग, सीएजी, पीआरएस, सब इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे फ्लैग किया है, और डेटा में ये क्लियरली दिख रहा है कि जो स्टेट्स फिस्कली डिसिप्लिन्ड रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी बेहतर हैं। इस सिस्टम का हिस्सा सिर्फ एक पार्टी नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, डीएमके हो या जेएमएम, हर एक इन डिसीजंस का हिस्सा रहे हैं। इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन पार्टीशन नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल होनी चाहिए। आगे का रिस्पॉन्सिबल रास्ता क्या है? क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया के साथ टारगेटेड वेलफेयर,
जहां बेनिफिट्स जेन्युइनली जरूरतमंद तक पहुंचे, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे फ्यूचर जनरेशन को फायदा होगा कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि जो पैसा उधार चुकाने में जाता है वो स्कूल नहीं बनाता और जो इकोनॉमी एक्सटर्नल शॉक्स के टाइम पर फिस्कल स्पेस बिना होती है वो श्रीलंका बन जाती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।